नजर बन गए फिर वो, नजर से नजर तक कथा है ये उनकी जो पहुँचे शिखर तक, पहुँचे शिखर तक, हाँ शिखर तक। नमस्कार, शिखर तक के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। शिखर तक यानी कि एक ऐसा धारावाहिक जिसके ज़रिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी हस्तियों से जो कभी आपकी और हमारी तरह आम आदमी थे। क्या किसी शिखर तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि हम सोने चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हों, या हमारे पिता बहुत अमीर हों, राजा महाराजा हों? शायद ऐसा नहीं है। हमारी आज की जो हस्ती हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही आम आदमी से शिखर तक पहुँचे। एक ऐसा सफ़रनामा शिखर तक का जो कि शायद सपनों के राजकुमारों जैसा ही होता है। आज की युवा पीढ़ी शायद कई बार ये सपने बनाती है कि सपनों के राजकुमार की तरीके से उसके पास बड़ी गाड़ी हो, महल ऐसा घर हो और लोग जहाँ जाएं उनको पूछें, लेकिन क्या ऐसा संभव हो सकता है? शायद ये सब सच करके दिखाया है एक ऐसे शख्स ने जिनका नाम है सुब्रत राय सहारा। पहले दिन की कमाई 27 रुपये की थी। हाँ, मेरे पिताजी बहुत चाहते थे मैं नौकरी बचाऊँ। हेलीकॉप्टर में बैठने से आसमान थोड़ी छू लेता है कोई, मगर मैं कहूँगा कि 27 रुपये की जो वो खुशी थी वो शायद इससे थोड़े ज़्यादा रही है। एक दिन मैं अपना ही कोट उससे फिर पहनने के लिए एक दिन के लिए लिया तो मुझे बहुत लगा कि तुम दूसरे से कोट मांग के पहन रहे हो। और उस कोठी में तो सोने को बहुत मुश्किल होती थी, गर्मी बहुत थी। हम लोग जीटी रोड के बगल में जहाँ पत्थर गिरे होते थे वहाँ खटिया लगा के सो जाता था। कोई काम छोटा नहीं होता है, किसी काम से कोई छोटा नहीं हो जाता है। छोटा तो होता है हमारे काम करने के तरीके पे। पिताजी के देहांत के तुरंत बाद बहुत कठिनाई का दिन मुझे सामना करना पड़ा, तो उसी समय सहारा की शुरुआत हुई। ऐसे सहारा कैसे शुरू हुआ? वो शुरुआत हो गई, कुछ लोग मिल गए, कुछ इस कार्य को शुरू कर रहे थे, किए थे बहुत हल्के तौर पे। मैं जुड़ गया। मैंने सोचा कि ऐसे कुछ काम करूं जहां पर व्यवस्थित होके सबका देखभाल कर सकूं, अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकूं। तो उसकी शुरुआत हुई और शुरुआत बहुत छोटे रूप में हुई थी, क्योंकि एक छोटे से कोठरी में शुरू हुई थी गोरखपुर में, जहां सिर्फ 2000 रुपये का एसेट था, समझ लो आप। वो एक टेबल था, 2-3 कुर्सियां थी, एक और भी टेबल था जिसमें एक बाबू बैठ जाते थे, और पिताजी के दिया हुआ मेरा एक स्कूटर था, उसी से भागा दौड़ी होती थी और इसी तरह शुरुआत हुई थी। उस समय तो बहुत बड़ी रकम आपके लिए रही होगी, तो क्या कभी मन में ये डर था कि यार मैं ये 2000 रुपये लगा रहा हूँ इस काम में, क्या होगा? अनिश्चितता तो बहुत रही होगी। पता नहीं, कभी डर के मैं कोई काम ही नहीं किया, डर आती नहीं थी। और मुझे बहुत मज़ा आता था, कोई भी काम शुरू करता था। मैं ऐसे भी आशावादी व्यक्ति हूँ और अच्छा सोचता भी हूँ, अच्छा सोचने की इच्छा भी होती है, तो इसलिए डर की भाव तो नहीं रही, मगर एक दबाव जरूर रहता था अपनी जिम्मेदारियों के मामले में। और शुरुआत किया बहुत जोर शोर से, बहुत जोश खरोश के साथ, और फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। धीरे धीरे एक लगा जहाँ अब वो समूह मेरे पास एकत्रित हो रहा है, पर अपनापन के साथ मैं अपने एक अभिभावक के जो कर्तव्य होते हैं, सारे दायित्व उनका भी मेरे ऊपर आने लगा। तो धीरे धीरे प्रगति होती गई। मैं यहाँ पे एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि उस समय आपका कार्य करने का क्या तरीका क्या रहता था? कैसे काम आप लोगों ने शुरू कर रखा था? दरअसल हम लोग पब्लिक डिपॉजिट लेते थे उस समय, और मुझे याद है बहुत छोटा सा योजना था, 15 रुपये महीने का एक योजना था। उसी में हम लोग ड्रॉ भी देते थे। क्या नाम रखा था आपने उसका? सुपर सेविंग स्कीम था। अच्छा। तो उसमें 15 रुपये का माहवार लोग किस्त देते थे। उसमें छोटे छोटे प्राइजेस होते थे, और वो प्राइजेस महीने में फिर त्रैमासिक आधार पे बम्पर ड्रॉज वगैरह भी हुआ करते थे। तो इस तरह से छोटे छोटे रकम का वो ड्रॉ शुरू हुआ। उसके बाद फिर एक 150 रुपये का एक योजना शुरू हुई, जिसको हम लोग कहते हैं OITVF स्कीम। तो इस तरह की कुछ स्कीमें और बढ़ती चली गई।
और इसी तरह से धन एकत्रित होता गया और फिर उसका निवेश हुआ, ऐसे ऐसे बढ़ता गया। जब उस शुरुआती दौर में आप अपने स्कूटर पे दूर दराज के लोगों के पास जाते होंगे, निवेशकों के पास, कि भाई ये मैंने एक नई चीज़ शुरू करी है, आप इसमें रुपए जमा करें, आपको ये फ़ायदा होगा। तो पैसा तो एक ऐसी चीज़ है कि आदमी किसी से आप लेने जाएं तो पहले ही थोड़ा सा उसका मन बदल जाता है, सशंकित हो जाता है। क्या उस दौरान कभी कोई ऐसी आपके मन में कोई ऐसी घटना याद हो अभी आपको जो बहुत कड़वी छाप छोड़ गई हो, किसी ने बहुत अजीब तरीके से बात करी हो? बहुत सी ऐसी बातें हुई। दरअसल क्या हुआ, शुरू में जब मैं गया अपने जानने वालों के पास, उन लोगों ने हमें साथ भी दिया और वो पैसे भी हमें दिए, योजना में मेंबर भी बने। एक अच्छा मतलब हम लोगों का, परिवार का, मेरा भी एक उस शहर में अच्छी जान पहचान थी, सम्मान भी था। मगर बाद में जैसे एक वाक़या मुझे याद आ रहा है कि एक साथी था मेरा, उसने काफ़ी कुछ निवेश किया था, शायद 10 अकाउंट खोल दिया था 15 रुपये का, वही बहुत बड़ी बात होती थी उस समय, बहुत बड़ी बात थी। तो उसने शायद बाद में चल के 6 महीना बाद मुझे कुछ कहा कि ये काम करा दो, ये काम करा दो। तो मैं शुरू से ही कोई भी काम जो नियम कानून तौर तरीके मूल्य मान्यताओं से खिलाफ होता था, मैं नहीं कर पाता था किसी का भी। मुझे एक प्रतिज्ञा मेरे अंदर उत्पन्न होती थी, मैंने कहा नहीं मैं करूँगा। तो बड़ा गंदे तरीके से कहा, जब तुम्हें पैसे लेने की ज़रूरत थी, जब तुम्हें स्कीम खोलने की बात थी, उस समय तो बड़ा ही अच्छी अच्छी बातें करके तुमने स्कीम को खोल दिया, अब इतना पैसा तो मुझसे ले गए, पता नहीं वो पैसा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें करने लगा। मुझे याद है मैं बहुत गुस्से में मैं घर गया, पैसा एकत्रित किया, जो पैसा उसने जमा किया था, आके उसके सामने पटका। हम कहा आज के बाद ये पैसे ले ले और आज के बाद कभी ज़िंदगी में ये बात ना करना, ना मेरे सामने आना। तो इस टाइप की छोटे बड़े वाक़या होती रही है। कभी ऐसी बातों से कोई निराशा हताशा नहीं, कभी नहीं हुई मुझे, बल्कि मैं कहूँगा मैं उन लोगों को, उनकी उन मानसिक अवस्थाओं को देख के, छोटी मानसिकता को देखते हुए मुझे एक पिटी फील होता था उनके लिए। हमें कभी निराशा हतोत्साह। शिखर तक के दफ्तर में कई ऐसे ख़त आते हैं जिसमें लिखते हैं कि हमने ये काम शुरू किया और उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा उसमें परेशानियां देखनी पड़ी और हम उससे बिल्कुल अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, हम आत्महत्या का सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कितनी भी परेशानियां आई, तो वो कौन सी शक्ति थी जो उस टाइम आपको बल दे रही थी? परेशानी बहुत आई और मैं आज एक बात सभी से के सामने कहना चाहूँगा कि ये परेशानियों से जो संघर्ष होता है, वही संघर्ष हम लोगों को आगे बढ़ाता है, मजबूत आधार देता है व्यक्तित्व का और प्रगति का सारा उपाय सामने रख देता है। बल्कि मैं कहूँगा आप इन्हीं संघर्षों के रास्ते पे चलकर आप कुछ एक कुंदन बनते हो, आप में चमक आता है, सोच विचार सही होती है और निरंतर प्रगति के पथ पे आप चल पड़ते हो। इसको इस तरह से आपको समझना होगा कि हमारे अंदर एक चेतन है, कॉन्शियस है, एक अवचेतन है, सबकॉन्शियस है, ऐसा आगे भी अनकॉन्शियस स्टेज है, ट्रांसेंडेंटल स्टेज है। मैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जीवन में जो कुछ भी हम रोज़मर्रा के जीवन में कर रहे हैं, उसमें 90% हमारी क्रियाएं, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारी योजनाएं, हमारे निर्देश, निर्णय, निष्कर्ष, ये सब कुछ हमारे अवचेतन की प्रतिवर्तित क्रियाओं के आधार पर होता है, मतलब सबकॉन्शियस के रिफ्लेक्सेस पे होता है। मैं ये देखा कि जो जितने हिम्मत के साथ और संघर्षरत रहेगा और आगे बढ़ने की प्रयास करेगा हतोत्साह हुए बिना, जरूर उसके अंदर की सबकॉन्शियस रिफ्लेक्सेस जो प्रतिवर्तित क्रियाएं होते हैं हमारे अवचेतन का, वो बहुत सुंदर और त्वरित होता चला जाता है। मतलब सबकॉन्शियस रिफ्लेक्सेस जो है ना, वो बहुत क्वालिटी और क्विक होता चला जाता है, फास्ट हो जाता है और आप सही सही निर्णय लेते हो, सही सही निष्कर्ष निकालते हो, सही सही आपके प्रतिक्रियाएं होती हैं, आपकी सारी अभिव्यक्तियां सही होने लगती हैं और जितना ये बातें सही होने लगती है, आपकी सफलता उतना नज़दीक आपके पास आने लगता है। मतलब आप सफलता प्राप्त करना शुरू कर देते हो। आपको ये कब लगा कि अब बात कुछ कुछ सुधर रही है, अब सफलता मेरे नज़दीक आ रही है?
ये मुझे बहुत सालों बाद महसूस हुआ, क्योंकि ऐसा हुआ था कि मैंने 1978 में जब शुरू किया, उसी वर्ष सरकार का एक बड़ा कड़ा नियम आ गया जिसका नाम था प्रायश्चित एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट। वो जैसे आते ही ओले पड़े वाली बात हो गई मेरे ऊपर। मुझे याद है वो सुबह की बात, मैं घर पे एक पार्टी का व्यवस्था किया था शाम को, तो मैं अपनी गाड़ी लेके निकला और मेरे जीजा जी साथ बैठे थे, कुछ सामान खरीदने बाजार जा रहा था सुबह सुबह। तब तक अखबार वाला उधर से आ रहा था, मैंने अखबार ले लिया और देखा बहुत बड़े बड़े अक्षरों से फ्रंट पेज पे वो लिखा था, आज से सारे फाइनेंस कंपनी आपसे बंद कर दी गई, जबकि ये बात सही नहीं था। प्रायश्चित स्कीम बंद कर दिया गया था। मगर जिस तरह से खबर छपी और मैं सीधे गाड़ी लेके घर लौटा। मैंने घर पे बोला, जा आप लोग भाई फ़ोन कर दो, आज पार्टी उटी तो नहीं होना है। अब मेरे दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्या करना है, कुछ तो करना होगा ना। तो वो बहुत परेशानी की दिन आ गई थी। तो उसी में भागा दौड़ी किया, फिर समझाया, फिर हमने अपने लड़कों से कहे, जा आप लोग अपने ब्रांचेस में चले जाओ, रात दिन ऑफिस को खोल दो, जिसकी जो सिक्योर्ड लोन की मांगने आता है उसे दे दो, और आप लोग एकदम डटे रहो। और फिर मैं लखनऊ पहुंचा, सरकार से वार्ता की, मुझे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला, सरकार की तरफ से मिला, और जो कि जायज़ मिला मुझे। उसके आधार पर फिर मैंने व्यवसाय को आगे बढ़ाया और मजबूत आधार देना शुरू किया। ये आपके व्यवसाय में एक जो कि काफ़ी विश्वसनीयता वाली बात होती है, आपने विश्वास कैसे जीता लोगों का? देखिए, विश्वास जो है ना, ये एक महसूस करने की चीज़ होती है। आप कहीं भी पैसा जमा करो, आपको किस तरह विश्वास होती है जब आप वहाँ पर सुरक्षित हो। पैसे की बात छोड़ दो, मान लो कोई किसी व्यक्ति से कोई बहुत एक बड़ा क्राइम हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है, वो किसी दोस्त को जाके कहता है, अपने घर पे जाके कहता है, मुझसे भूल हो गई, मर्डर हो गया, बचाओ। उसको क्या विश्वास होता है उस समय कि वो व्यक्ति साथ देगा, जाके पुलिस में नहीं हमें पकड़वा देगा। ये तो एक महसूस करने की बात होती है। और हम लोगों ने शुरू से ही अपने सम्मानित जमाकर्ताओं के पास निरंतर जाना, समझाना, फिगर्स देना, हम कैसे कैसे निवेश कर रहे हैं, इन सब बातों को हम लोग बहुत अवगत कराते रहते थे। मतलब ये संस्था अपने सम्मानित जमाकर्ताओं और खासकर कार्यकर्ताओं के बीच में हमेशा हमेशा पूरा खुलापन के साथ रहा। सुब्रत राय सहारा जी से सारी बातें जारी रहेंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। शुक्रिया। ये बंद कर दे बातचीत में। जी प्लीज़। हाँ जी। आपको किस तरीके का शुक्रिया, आपको किस तरीके का संगीत ज़्यादा पसंद आता है? मेलोडी अच्छी हो, शब्द अच्छे हो। अंग्रेजी में या हिंदी में? हिंदी में। हिंदी के गाने किसके ज़्यादा पसंद करते हैं? हमारे टाइम में तो बहुत ज़्यादा रफ़ी जी, लता जी तो थी, किशोर कुमार, आशा जी, इन लोग गाने बहुत अच्छे लगते पुराने। आजकल के भी लोग गायक जो गायिकाएँ हैं बहुत अच्छा गाना गाते हैं। पुराने में कोई ऐसा गाना आपका मनपसंद कोई याद है अभी आपको? आप गाने को तो नहीं बोलिएगा। अरे कोई आपका एक मनपसंद गीत हमारे दर्शकों को भी अगर आप बता दें तो उनको भी पता चलेगा कि आपके कितने तरीके की आपके अंदर कलाएं समाई हुई हैं। नहीं, गाना तो बहुत मुश्किल है कहना कौन सा गाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सारे गाने अच्छे लगते हैं, बहुत गाने अच्छे लगते हैं। कोई एक गीत? एक गीत में एक बहुत पुराने गाने था कि मोहब्बत ऐसी धड़कन है जिसे समझाई नहीं जाती है। सिर्फ 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए आप गुनगुना दीजिए। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा ये सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। ये जो सहारा इंडिया परिवार का आपने कॉन्सेप्ट दिया और अपना नाम दिया है सहारा इंडिया परिवार, तो क्या ये आपकी जो कंपनीज हैं अलग अलग, वो परिवार नाम का जो समूह हम लोग एकत्रित हुए हैं वो परिवार है। जैसे आपका 5 आदमी का परिवार है, मेरा भी मान लीजिए 5-10 आदमी जो भी परिवार है, उसी का एक विस्तार है, एक्सटेंशन है वो।
और उसी के एक्सटेंशन में पूरे परिवार, मतलब पूरे संस्था में जितने लोग कार्यरत हैं वो एक परिवार के रूप में हम लोग कार्यरत हैं। इसमें पहले तो मैं कहूँगा ये कंसेप्ट नहीं है, ये एक भावना है, ये सच्चाई है। इसके बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे इस परिवार में जैसे तमाम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस में डायरेक्टर्स भी हैं, शेयर होल्डर्स भी हैं, किसी पार्टनरशिप हमें पार्टनर्स भी हैं। तो ये जितने ऐसे लोग हैं सब हमारे कर्मयोगी साथियों में से उठ के आए हैं। हमारे इस परिवार में कोई भी व्यक्ति पैसा लगाकर ये सब जिम्मेदार पदों पे नहीं पहुंचा है। अपने कार्य के योगदान के आधार पे, अच्छे और उत्पादक कार्य के योगदान के आधार पर ये लोग उठ के आए हैं। और हम लोग शायद 1980-81 में ही इस बात को तय किया और सबने कोर्ट में नोटरी एफिडेविट के जरिए शपथ लिया कि कोई भी व्यक्ति या हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति भविष्य में इस परिवार का लाभ का या जो परिवार का जो एसेट है, संस्था का जो एसेट है, उसका अंश नहीं ले सकता। यानी कि आपका कहने का मतलब शायद ये है कि कोई मालिक या नौकर वाला कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं है, नहीं कोई मालिक है ही नहीं यहाँ पर। सभी लोगों के लिए ये एक परिवार है, सभी कार्यकर्ता है इसमें। केवल अलग अलग जिम्मेदारियाँ हैं। मेरे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और तमाम साथियों के ऊपर भी तमाम बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो उसके बाद जो कनिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके पास छोटी जिम्मेदारियां हैं। उसी हिसाब से उनको तनख्वाह, सुख सुविधाएं वो मिलता रहता है अलग अलग तरीके से। तो कोई मालिक नहीं इस संस्था में। अच्छा, ये पैरा बैंकिंग और ये जो आपका फाइनेंस का चल रहा था काम, इससे एकदम अलग हट के ये हवाई जहाज़ और ये मकान, फिर न्यूज़पेपर, अब चैनल्स, इसमें एकदम से कैसे आप आ गए? मैं समझता हूँ जब कोई भी संस्था प्रगति करता है और जैसे कि हम लोग एक माहौल बनता गया, एकदम पारिवारिक माहौल, तो पारिवारिक माहौल में इच्छाएं भी बहुत प्रबल होने लगती है। लगता है हमारा फैलाव और हो, विकास और ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर हो और तमाम क्षेत्रों में हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने दरअसल हाउसिंग का ही काम को शुरुआत की और हाउसिंग के मामले में हम लोगों ने सोचा कि समाज और देश के दृष्टिकोण से भी बहुत आवश्यक काम है ये। तो हम लोग इसे शुरुआत की और आज भी बहुत बड़ा रूप स्वरूप ले चुका है उसका। और फिर हम लोगों ने मीडिया में इसलिए भी गए और मीडिया को बहुत बड़ा भी बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज इस हमारे देश में बहुत आवश्यक है कि कुछ सोच समझ को और बेहतर बनाने की प्रयास होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और आती है कि जो राष्ट्रीयता की भावना है, इवन आपके यहाँ जो आपका अखबार निकलता है उसमें भी 3 रंग रहते हैं, हवाई जहाज़ के ऊपर भी कई सारी चीज़ें जो हैं जिसमें एक राष्ट्रीयता की भावना झलकती है। इवन अभी जो आप लोगों ने एक बहुत बड़ा ये अपना उठाया एक कदम, सहारा संकल्प वाला, इसके पीछे एक ये भावना कहाँ से पैदा हुई? भावना तो मनुष्य के अंदर पैदा होगी ही अपने कर्तव्यों के प्रति, और जिस राष्ट्र में रहते हैं वो तो हमारा घर है और उस घर के प्रति तो भावना और भावना से कर्तव्य उत्पन्न होगी ही। देखिए, हाँ, व्यक्तिगत तौर पे मेरे साथ कुछ और बातें हुई। मैं एनसीसी में बहुत एक्टिव था अपने पढ़ाई लिखाई के समय पे, बल्कि मैं आपको बताऊं मुझे मेरा सिलेक्शन भी हो गया था एक नेवल एविएशन में। मगर एक अजीब वाकया हुआ, जो वो पत्र मेरे माँ के हाथ में लग गया और बड़ा जोखिम भरा काम था। उनको किसी ने समझा दिया, वो 10 महीने तक पत्र को अपने पास रख ली। हमें बाद में पता लगा, तब तक फिर दोबारा वो मौका भी नहीं लगा। तो शायद ये भी वजह रहा कि जैसे आज भी बहुत इच्छा होती है अगर ये मौका मिले देश के लिए लड़ने का, जाने का। बल्कि इस लड़ाई में मैं एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा था दिल्ली में। 2 जुलाई को मैं कुछ लोगों को लेके कारगिल पहुंचना चाह रहा था। अच्छा। मैंने प्रयास किया जब मैं अपने हेलीकॉप्टर से पहुंचा, मगर वो हेलीकॉप्टर में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई जो आदमी अलाउ नहीं कर सका। वो भी ठीक थे, उनको उस समय अलाउ करना शायद उचित भी नहीं था। मैं कुछ तमाम साथियों के साथ जा रहा था और मुझे बहुत इच्छा थी उस समय पहुंचने का। तो अब ये भावनाएं की बात अगर आप करते हो, ये मेरे ख्याल से
ये एक नेचुरल है। नहीं, अब नेचुरल की आप जैसे बात करें तो हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अगर आर्थिक रूप से देखा जाए, मैं उनके ज़मीर या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आर्थिक रूप से देखा जाए तो बहुत बड़े आदमी कहे जाते हैं वो। लेकिन हिंदुस्तान के इन कई बड़े बड़े सेठों के बारे में अगर जब आज के समय में बात होती है तो लोग कहते हैं हाँ भाई ठीक है, काफ़ी पैसे वाला है। लेकिन जब बात आती है सुब्रत राय सहारा की तो लोग कहते हैं भाई इस आदमी ने तो दिल जीत लिया है। तो ऐसे समय में आपने ये जो कदम उठाया कि इतने परिवारों को मैं गोद ले रहा हूँ, कई बार ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति विशेष कोई परेशानी में आया तो आपने कहा ठीक है भाई, एक माँ की तरीके से तुम्हें भी सहारा दे रहा हूँ, देश को सहारा दे रहा हूँ। ये सारी एक जो अंदर से एक माँ की तरीके से बच्चे को संभालने वाली जो बात है, ये इतना सारा आपके अंदर कहाँ से आया ये? देखिए, पहले तो मैं आपकी एक बात को थोड़ा टोकूंगा। संस्था का तो रूप माँ का रूप है, मगर मेरी बात करोगे मैं पिता का रूप शायद ले सकता हूँ। माँ का रूप के बारे में नहीं कह सकता। पिता की तरीके से ही एक संरक्षण देने वाली बात। जहाँ तक उसकी बात मैं कहूँगा कि सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि शायद हमारे देश में लोग कुछ कम ही करते हैं कुछ चीज़ों को, और थोड़ा भी कोई कर देता तो नाम भी बहुत हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि देखो, व्यवसाय हो चाहे कोई भी उपार्जन का उपाय हम लोग लें, जो भी स्रोत पैदा करें, उसमें ज़रूर इस बात को ध्यान देना चाहिए कि अगर उस उपार्जन से मुझे हक है कि मैं अपने प्रति भी खर्च करूं, मैं अपने सुख सुविधा को भी देखूं, तो उसके साथ साथ मेरा कर्तव्य है कि हमारे साथ जो जुड़े साथीगण हैं उनको देखूं, हम अपने समाज को देखें, हम अपने राष्ट्र को देखें, और खासकर ऐसी परिस्थिति में जो हमारी ही सुरक्षा में जान दे रहे हैं उनको जरूर देखें। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप सहारा परिवार के लिए मुखिया हैं, एक पिता के तौर पे, बड़े भाई के तौर पे सब आपको देख रहे हैं, आप बहुत हिम्मत वाले सशक्त आदमी के तौर पे देखे जा रहे हैं। लेकिन एक असली सुब्रत राय सहारा जो है, जब आप अकेले बैठते हैं, हालांकि आपको टाइम बहुत कम मिलता होगा उसका, उस समय आपके अंदर क्या फीलिंग होती है? क्योंकि आप इतने भावुक आदमी हैं, कैसा लगता है जब आप अपने लिए कुछ समय निकालते हैं? पहली बात तो समय मिलता नहीं है, क्योंकि जितना समय मिलता मैं सोने की तरफ भागता हूँ, क्योंकि सोने को कम मिलता है। तो बहुत कम ऐसा समय मिलता है जब मैं अकेले में बैठ के बहुत कुछ अकेले सोचूं और कुछ सोचूं, बहुत कम मौका मिलता। ये तो बात आप मानेंगे ज़रूर कि बहुत से लोग होंगे जो श्रद्धा की वजह से आपके साथ होंगे, आप जैसे निकलते हैं सब पैर छूते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबका अपना अपना स्वार्थ भी निहित रहता है। आप आज जिस शिखर पे पहुँचे हुए हैं, क्या आपको ये लगता है कि आपके साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं इस भावना को समझ रहे हैं? हाँ, समझते हैं वो, बल्कि वो अपने जीवन में हर मामले में अभ्यास भी करते हैं इन बातों को, और एक तरह से सोच हम लोग के अंदर है। और मैं आश्वस्त हूँ अपने टीम के बारे में, बहुत आश्वस्त हूँ कि मैं रहूँ ना रहूँ, एक दिन सबको जाना ही है, ये जीवन की सच्चाई है। तो मैं इस बात की कहीं चिंता नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा, शायद आपके लिए उसका उत्तर देना मुश्किल हो, लेकिन शायद कभी कभी आपको लगता भी हो कि हाँ, ये आदमी है जो कि मेरा उत्तराधिकारी हो सकता है। मैं सोचा भी नहीं हूँ अभी, क्योंकि मेरे 2 पुत्र हैं। ऐसे परंपराओं को देखा जाए तो पुत्र के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है भविष्य का, मगर हमारे पुत्र अच्छी तरह जानते हैं कि जन्म के आधार पे वो गद्दी पे नहीं बैठ सकते जिम्मेदारी का, कर्म के आधार पर। इन बातों को हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर ये कहना बहुत मुश्किल है आज कि कौन किस जिम्मेदारी पे बैठेगा आगे चल के, कैसे वो लोग उसमें अपने पद को हासिल कर पाएंगे। ये तो पूरे तौर पे निर्भर करेगा, जो माहौल बन चुका है, कि कौन कितना कर्म के आधार पे इन स्थानों को प्राप्त कर सकेगा। आज आप एक शिखर पे स्थित हैं, शिखर तक आप पहुंच चुके हैं। आपके पास, जैसे हम लोगों ने शुरुआत करी थी कि सपनों के राजकुमार वाला जो जीवन होता है, वो सारा कुछ आपके पास है। हर नौजवान का सपना है कि वो आपके जैसा बने, जिस मेहनत और जिस लियाकत के साथ आप यहाँ तक पहुँचे हैं, हर एक चाहता कि वो ऐसे ही आपकी जैसी गद्दी पे पहुँचे। तो जो नौजवान आपके जैसा बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा नौजवान साथियों को कि जीवन को बहुत सुंदर बनाना, प्रगतिशील बनाना बहुत ज़्यादा अपने हाथ में। उसके लिए
अपने नींव को मजबूत करना होता है और नींव को मजबूत करने के लिए हमें अनुशासन, ईमानदारी और मेहनत को साथ लेना होता है। मगर केवल अनुशासन, ईमानदारी, मेहनत से हम सब कुछ प्राप्त नहीं कर लेते हैं। हम अपने नींव को मजबूत करते हैं। उसके साथ साथ हमें ध्यान देना होगा 4 ज्ञान की। एक तो जीवन पक्ष का ज्ञान। जीवन पक्ष का ज्ञान मतलब जीवन की सच्चाइयाँ, मनोवैज्ञानिक पहलू, जीवन दर्शन। फिर कर्म विषय का ज्ञान, फिर कर्मस्थल का भी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान। ये 4 ज्ञान में हमें पारंगत होना होगा। और उसके बाद नींव बन गया, नींव पे भवन बन गया ज्ञान के साथ। अब निर्भर करता है मेरा भवन कितना बड़ा होगा कि हमारे मन का विस्तार यानी कि मैं का विस्तार यानी कि स्वार्थ का विस्तार कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ये विस्तार जितना बड़ा होता चला जाएगा, हमारा भवन उतना बड़ा होगा, यानी कि हमारा प्रगति उतनी बड़ी होती चली जाएगी। और इसका कैसे विस्तार किया जाए मन का, इसकी भी बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं, तौर तरीके हैं, मगर उसको मैं विस्तार से कहने लगूंगा तो आपको बहुत समय लगेगा। हमारी नज़र में और हमारे दर्शकों की नज़र में आज आप एक शिखर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इस शिखर तक पहुंचने के बाद क्या आपके मन में अभी कुछ सपने हैं, कुछ आशाएं हैं? क्या कोई इसके बाद भी आपको लगता है अभी शिखर बाकी है आपके मन में? एकदम लगता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, शिखर पे तो अगर पहुंचने की बात होगी, जहां तक मेरे अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति की बात हो या पाने की बात हो अपने जीवन में, बहुत पहले ही शिखर तक पहुंच चुका था। मगर हाँ, देने के मामले में, अपने कर्तव्य को पूरा करने के मामले में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत लंबा सफ़र है। जैसे आज 6 लाख कार्यकर्ता साथी, परिवार के साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब उन सब का जीवन स्तर अभी उतना अच्छा नहीं हो चुका है जो पूर्ण संतुष्टि हमें दे सके। मैं प्रयासरत रहूँगा, हूँ, और साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हर 2 साल के बाद जाते जाते 1 लाख या ऐसे ही नए साथी भी जुड़ जा रहे परिवार में। तो मैं समझता हूँ मरते दम तक जाते जाते शायद इतना बड़ा परिवार हो जाएगा कि तब भी असंतुष्टि रह जाएगी, जिस सबका जीवन स्तर नहीं अच्छा हो सका। और तो मेरी जो इच्छाएं हैं, जो शिखर की बात आप कर रहे हो, कि मेरे परिवार के साथियों का जीवन स्तर इतना बड़ा हो, इतना सुंदर हो, जो पूरा दुनिया जल उठे। और जब उस चीज़ को प्राप्त करते रहें, साथ साथ शायद शांति से मर पाऊँगा, बहुत संतुष्टि के जीवन महसूस कर पाऊँगा अंतिम क्षणों में जाकर। जब अगर ये देख सकूं, कुछ प्राप्त कर सकूं, उसका कुछ अब मैं भी और मेरा परिवार भी उसका एक जरिया बने, कारण बने कि अपने समाज और देश की प्रगति भी ऐसी हो जो एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी हमारे देशवासियों को मिल सके, बहुत प्रगतिशील ज़िंदगी मिले और सबका दुख दर्द घटता जाए, कम होता जाए और बहुत सुखी जीवन सबको मिले। ये सब अगर देखने को मिलेगा, तब मैं आपसे मिल के कहूँगा, हाँ, शिखर को प्राप्त किया। ईश्वर से हमारी कामना है कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हों। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।